नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ, बल्कि बड़ी खबर के साथ। महंगाई का जोरदार झटका सीधा ब्याज दरों पे पड़ा है। आरबीआई ने अचानक रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.4% बढ़ाकर सबको चौंका दिया। आरबीआई की एमपीसी ने इमरजेंसी मीटिंग करके सर्वसम्मति और सर्वसहमति से रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर दिया। एमपीसी मीटिंग के फैसले का ऐलान गवर्नर शक्तिकांता दास ने किया। आरबीआई ने रेपो रेट के साथ सीआरआर में भी बढ़ोतरी कर दी है। आरबीआई के फैसले के बाद अब रेपो रेट बढ़कर 4.40% हो गई, जबकि रिवर्स रेपो रेट 3.75% और सीआरआर बढ़कर 4.5% हो जाएंगे। ब्याज दरों में बदलाव का ऐलान करते वक्त आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने दुनिया भर में बढ़ रही महंगाई पर चिंता जताई। शक्तिकांता दास ने कहा कि ग्लोबल स्तर पर बढ़ रही महंगाई एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड के चलते मंदी की शिकार हुई ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी की रफ्तार धीमी है और रूस यूक्रेन जंग का असर कमोडिटी की कीमतों और सप्लाई पर पड़ा है। To reassess the evolving inflation growth dynamics and the impact of the developments after the MPC meeting of 6th to 8th April 2022. Based on this assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate stands adjusted to 4.15% and the marginal standing facility rate and bank rate to 4.65%. The MPC also decided to unanimously remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. We have announced our intention to engage in withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains aligned to the target. As I had stated in April 2022, as I had stated in last April, monetary policy, our actions will be calibrated to the rapidly evolving situation so that impulses of growth are preserved and strengthened. Our journey is best reflected in the words of famous Greek philosopher Epictetus. The trials you encounter will introduce you to your strengths. Remain steadfast, and one day you will build something that endures. आरबीआई की ओर से रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद मनीष डांगी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। चारों तरफ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं, वो इन्फ्लेशन या किसी और कंसिडरेशन की वजह से अपनी रेट्स को नॉर्मलाइज या टाइटन करते हैं, यानी कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाते हैं, तो आप बहुत देर तक इस चीज को ये नहीं मान सकते कि हमारे देश में कुछ यूनिक होगा और हम अपनी इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ाएंगे। तो इवेंचुअली ये होना ही था। जैसा मेरा आपसे कई बार बात हुआ है पिछले कई महीनों से कि जिस फॉर्म में ये होगा, जिस तरह से आरबीआई रिले कर रहा था अपने मैसेज को, तो मेरा व्यू ये था कि हमेशा मोस्ट प्रोबेबली ये शॉक के फॉर्म में ही होगा। और तो अब ऑफ कोर्स होना तो था ही है, लेकिन क्योंकि वो शॉक के फॉर्म में हुआ है, ओके, तो उसकी वजह से उसका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट पहले ऑर्डर में मार्केट्स पे आता है, बट इकोनॉमी पे भी आता है। दूसरी बात ये भी है कि सिर्फ इस रेट हाइक को ऐसे देखना कि नहीं चलो 40 बेसिस पॉइंट शायद जून में होता था और अभी कर दिया तो कौन सी बड़ी बात है। एक्चुअली पर्सपेक्टिव वजह ये रखना पड़ेगा कि अगले 2 सालों में अब हमको यहाँ से 300 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट हाइक करना है, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर स्वैप मार्केट्स को देखें तो आप अपने रेपो रेट को, फंडिंग रेट को 7.5 पे लेके जाएंगे। तो अगर आप 7.5 पे एक रात का पैसा अगर बोरो करने का रेट होगा आरबीआई से, तो फिर 10 साल का बॉन्ड इंडिया में कहाँ ट्रेड होगा। तो वही मैं आप लोगों को कुछ महीनों से बता रहा हूँ कि शायद 8 के आसपास में 2022 में हम लोग देख पाएंगे। तो एक आम इन्वेस्टर को ये सोचना पड़ेगा कि अगर 10 साल का बॉन्ड ही 8% होने वाला है, तो वो लॉन्ग टर्म फिक्स डिपॉजिट में अपने पैसे को ब्लॉक करे, इक्विटी में अपने पैसे को ब्लॉक करे या कैश में रखे।
तो इसी कंसिडरेशन के लिए हम लोग अभी तक वेट कर रहे थे। अब देखिए रेट्स काफी ऊपर आ गई हैं। आज 10 साल का एनुअलाइज यील्ड जो है वो 60 के आस तक पहुंच गया है। 30-40 बेसिस पॉइंट और उसके बाद में एक अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर को आने लगेगा कि शायद वो बॉन्ड खरीद ले। और आरबीआई के फैसले पर विस्तार से जानकारी के लिए चलते हैं ET Now स्वदेश संवाददाता अंकुर मिश्रा के पास। अंकुर, क्या क्या हुआ है और आम आदमी की नज़र से देखें तो कितना फर्क पड़ेगा इस सब का? जी हाँ, आपको अगर याद होगा कि जो आखिरी पॉलिसी थी उसमें ET Now स्वदेश ने एक सवाल पूछा था गवर्नर से कि क्या ज़रूरत पड़ी अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो क्या बीच में कोई एक्शन आएगा। उस समय तो उन्होंने यही कहा था कि कोई भी जो भी ऑप्शन है वो आरबीआई के पास खुले हुए हैं और वो जब ज़रूरत पड़ेगी उसका यूज़ करेंगे। लेकिन उसी तरीके से आज आरबीआई ने बिना किसी शेड्यूल्ड पॉलिसी के एक रेट हाइक किया है और मार्केट को सरप्राइज़ किया। जो रेपो रेट है वो 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, साथ ही साथ CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। और इससे जो लिक्विडिटी सक होगी CRR से खासकर वो 87,000 करोड़ रुपए। जो उन्होंने हवाला दिया है, उन्होंने IMF का भी हवाला दिया है कि उन्होंने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि अभी जो ग्लोबल सिनेरियो है उससे काफ़ी इन्फ्लेशन पे फ़र्क पड़ रहा है और आगे जाके जो अगर हम पूर्वाभास लगाएं कि आगे कैसी चीज़ें होने वाली हैं तो वो करना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए समय से तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। जो ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स हैं उससे प्रिपेयर रहने के लिए और ख़ासकर जो इन्फ्लेशन 7% की तरफ जो बढ़ रहा था उस पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई ने ये जो पॉलिसी रेट है उनमें बदलाव किया है। इसके साथ ही साथ SDF की हम बात करें तो उसी क्रम में 4.15% बढ़ गया है और MSF में भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारे कदम उठाने के बाद आरबीआई का जो इरादा यही होगा कि जब अगली पॉलिसी मिले तो आखिर कुछ उनके जो कदम हैं उसका कुछ असर मार्केट पर दिखाई दे। बहुत शुक्रिया अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सारी जानकारी हमको देने के लिए। आरबीआई के ऐलान पर कंप्लीट सर्कल के गुरमीत चड्ढा ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा सरप्राइज मूव है, बहुत टाइमिंग। और अगर आप क्वांटम ऑफ हाइक देखें तो क्योंकि खाली रेपो रेट हाइक नहीं किया है, आरबीआई ने CRR भी बढ़ाया है जो इफेक्टिवली करीबन 87-88 हज़ार करोड़ की जो लिक्विडिटी है वो सक आउट करेगा। जो बैंक की इंटरबैंक लिक्विडिटी थी वो करीबन 2 लाख करोड़ थी। तो इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा यील्ड कर्व में, शॉर्टर एंड पे भी और लॉन्गर एंड पे। 10 ईयर बॉन्ड ऑलरेडी अराउंड 7.40 के आसपास पहुंच गया है। आप EMI पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि काफ़ी सारी EMI जो है वो फ्लोटिंग रेट होती है, चाहे वो होम लोन है चाहे वो बाकी है। तो इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा पड़ेगा। तो जो बैंक थोड़ा सा बल्क डिपॉजिट्स पे डिपेंडेंट हैं, जो थोड़े इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और थोड़ा सा मार्केट का भी रिएक्शन जो है हमें देखने को मिला है। मार्केट में फॉल आया है आरबीआई की पॉलिसी का। LIC के IPO के पहले रिटेल निवेशकों का जबरदस्त रिस्पांस मिला है। अब तक इशू आधे से ज़्यादा भर चुका है। रिटेल निवेशकों के लिए इशू शनिवार को भी खुला रहेगा। LIC के IPO पर ताज़ा अपडेट के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे के पास। जी बिल्कुल, IPO के जो आप देख रहे हैं बहुत शानदार सब्सक्रिप्शन के आंकड़े आए हैं और आधा गुना से ज़्यादा भर चुका है LIC का IPO के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप पॉलिसी होल्डर्स ले लीजिए, एम्प्लॉयज़ ले लीजिए, ये दो सेगमेंट में जो है पूरी तरीके से जो है ग्रोथ देखने मिली है और वो पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुके हैं। अब याद रखिए रिटेल निवेशकों के लिए सैटरडे भी ये इशू खुलने वाली है। और इसके अलावा हमने ग्रे मार्केट प्रीमियम होती है उसके बारे में थोड़ी सी जांच की मार्केट में। यहाँ पे लगभग 8 से लेकर 10% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। उसको अगर तब्दील करें तो 40 रुपये और 50 रुपये प्रति शेयर के होते हैं। और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है ये आपको बताता है कि जो प्रीमियम क्या हो सकती है लिस्टिंग के लिए, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। और LIC की जो IPO जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस है वो 10% थोड़ी सी बढ़ के हो सकती है, यानी कि लगभग 990 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति स्टॉक तक। चलिए, आरबीआई के ब्याज दर में बदलाव के ऐलान के बाद बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। 15 मार्च के बाद निफ्टी 16,700 के नीचे फिसलकर बंद हुआ। सेंसेक्स 1307 अंक गिरकर 55,669 पर बंद हुआ। बाजार में आज दिन भर क्या एक्शन रहा, बताने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद जुड़ रही हैं। प्रियंका, बताएं।
बिल्कुल, देखिए आज बाजार में आई थिंक दोनों तरह के ट्रेडर्स ने पैसा कमाया होगा। मॉर्निंग में प्लस साइड के ट्रेडर्स ने, बुल्स ने, और उसके बाद 10:30 के बाद जब हमने देखा कि जब बाजार 17,000 से नीचे स्लिप हुआ और उसके बाद एक दबाव में ही बाजार है, सस्टेन में नहीं कर पाए, किसी तरह का बुल बैक अटेम्प्ट नहीं हुआ क्योंकि नेगेटिव क्रीपन पहले ही हो चुकी थी आरबीआई के इस अनाउंसमेंट से पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट्स भी आज ब्रेक हुए हैं। 16,800, 16,850, 36,000 ये बड़े सपोर्ट थे दोनों इंडेक्स के लिए। निफ्टी की, बैंक निफ्टी की बात हम कर रहे हैं, दोनों पर ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ ब्रेक हो रहा। इसका मतलब है कि यहाँ पर और डाउनसाइड आ सकता था और बाजार में हमने देखा भी 16,700 के नीचे इस वक्त बाजार आज बंद हुआ है। निफ्टी वॉच आउट करना होगा क्योंकि ये फेड के एक दिन पहले मूव से, फेड के रेट हाइक की से एक दिन पहले का मूव है जिसे ज़रूर स्टांस में लेना होगा। हालांकि कुछ पॉइंट्स की रिकवरी लास्ट आवर में, लास्ट मिनट्स में ज़रूर आई, लेकिन वीकनेस बाजार में ज़रूर दिखाई दी। सारे ही सेक्टर्स आपको, स्पेशली इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्पेस हो, चाहे वो बैंकिंग हो, फाइनेंशियल हो या फिर रियल एस्टेट हो, इनमें सब में आपको वीकनेस दिखाई दी। लूजर्स थे, इनफैक्ट ड्रैगर्स जो थे बाजार पे, किसने बाजार पर सबसे ज़्यादा दबाव बनाया? दोनों बजाज ट्विन काउंटर्स थे, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, यहाँ वीकनेस देखने को मिली। इमीडिएट इफेक्ट आपको दिखाई देना शुरू हो गया था पोस्ट द रिलायंस, पोस्ट द आरबीआई अनाउंसमेंट। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, अदानी पोर्ट्स, ये कुछ ड्रैगर्स थे और टाइटन के पोस्ट नंबर्स, बुरे नंबर्स के बाद थोड़े से वीक एस्टिमेशन थे। उसके बाद हमने देखा कि सुबह से इस पे एक नेगेटिव सेंटिमेंट था। और इसके अलावा कौन से सेक्टर्स थे जिन्होंने इस बाजार में भी, इस गिरावट में भी अपनी बढ़त को खोया नहीं या फिर वीक नहीं हुए? उनमें ऑयल एंड गैस, एनर्जी और कहीं ना कहीं कुछ हद तक रिजल्ट ओरिएंटेड काउंटर्स लाइक ब्रिटानिया फ्रॉम एफएमसीजी पैक, वहाँ पर ज़रूर मोमेंटम बरकरार रहा। लेकिन उसके अलावा सारे ही स्पेसेस में, सारे ही सेक्टर्स में आपको एक वीकनेस देखने को मिली। बड़े सपोर्ट यहाँ ब्रेक डाउन हुए हैं। देखना होगा कि कल किस तरह का मूव निकल कर आता है। हालांकि यूएस मार्केट्स इस वक्त प्लस है क्योंकि बहुत हद तक फेड का डिसीजन फैक्टर इन है, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए ये एक शॉक था, ये सरप्राइज था जिस पर एक नी जर्क रिएक्शन हमने क्लियरली बाजार में देखा। अब ये और बढ़ सकती है वीकनेस या नहीं, या फिर ये सिर्फ नी एंड जर्क रिएक्शन था, ये हमें कल तक के लिए इंतजार करना होगा। चलिए बात कर लेते हैं बाजार के दिग्गज रामदेव अग्रवाल का क्या कहना है। उनका कहना है कि निवेशकों को बैंकिंग सेक्टर पर नज़र रखनी चाहिए। रामदेव अग्रवाल ने हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से खास बातचीत में बाजार के सामने आगे की चुनौतियों के बारे में बताया, अलग अलग सेक्टर्स को लेकर अपनी राय जाहिर की। क्या उनका नज़रिया है, ये जानते हैं। तो अगले 5 साल की अगर बात करें, मैं थोड़ी क्लॉक पीछे ले जाऊंगा जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ व्यूअर्स। हम कहते हैं शेयर बाजार के अंदर हमेशा एक ट्रेंड है, लीडरशिप आती है। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था, जब आपने एक करियर स्टार्ट करा था सीमेंट और स्टील था, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था टीएमटी बोलते थे, उसके बाद कमोडिटी स्टॉक्स आए, उसके बाद एक समय आया था जी एशियन पेंट्स, पेज इंडस्ट्रीज और टाइटन चलने लगे, फिर अभी कंज्यूमर टेक में हमने देखा था चक्र आया था। तो अगला 3-5 साल क्या चक्र आपको लगता है जो एक आउट परफॉर्मिंग चक्र रहेगा? देखिए, मतलब जो मेरे को दिख रहा है कि भाई जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस वगैरह, उनकी बहुत पिटाई हुई है एक कोविड वगैरह में, बिकॉज ऑफ क्रेडिट कॉस्ट और बढ़ गया, तो वो एक बड़ा सेगमेंट है जहाँ पर माइग्रेशन अभी भी चालू है। प्राइवेट सेक्टर्स स्टिल 40%, तो वो उधर बड़ा स्टोरी है। और बड़े बड़े बैंक है, ये 4 ही बैंक है बस, तो ये पैसे तो बहुत कमाएंगे ये। और वैल्यूएशन कैसे होगा, क्योंकि ओनरशिप भी बहुत है इसमें, 60-70% FIs का ओनरशिप है, तो वेदर दे विल इंक्रीज ओनरशिप एट ऑल, लेकिन अर्निंग्स है, वैल्यूएशन रिजनेबल है, पक्का भाव बढ़ेगा। सो दैट इज़ वन सेगमेंट वेयर देयर इज़ अ गुड सेक्युलर अपॉर्चुनिटी आउट देयर। सेकेंड इज़ टेक, इंडियन टेक इज़, देखिए जो हमारे जो प्रॉफिट्स होते हैं उसमें हाईएस्ट प्रॉफिट इज़ दैट ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 सेक्टर्स आर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड सेकेंड इज़ IT। IT बहुत बड़ा हो चुका है। IT का प्रॉफिट जो है करीब आप समझ लीजिए मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख करोड़ का प्रॉफिट होगा। भाई दमानी जी बता रहे थे, रमेश दमानी जी, कि IT का इस साल का जो एक्सपोर्ट जो हुआ था वो अरामको के ऑयल एक्सपोर्ट के बराबर है। हाँ, $200 बिलियन, कमाल की बात। या वही तो, अच्छा ये बढ़ते आ रहा है और शायद आपके सामने हुआ है। हाँ, $200 बिलियन मेरे सामने हुआ पूरा। तो ये क्या है कि देखिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी है, तो ये दैट विल कीप जनरेटिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट, 15-17-20% एंड एसेट लाइट है, तो बहुत फ्री कैश फ्लो होगा। सो दैट विल बी अ बिग सेक्टर। आपको फिनेंस विल बी बिग सेक्टर, IT विल बी बिग सेक्टर। अब देखिए यहाँ पर जैसे रियलिटी है, रियलिटी इज सपोज टू बी वेरी लार्ज। मतलब आप क्या बात करें, मतलब यहाँ पर मतलब कितने मिलियन घर हर साल बिकने चाहिए, वो अराउंड रियलिटी बहुत पैसे बनेंगे मुझे लगता है। अब रियलिटी में डायरेक्ट रियलिटी कंपनी खरीदो, लेकिन रियलिटी कंपनी में सब अकाउंटिंग ये वो उनका कैश टर्न और मतलब बेसिकली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम,
and profitability, not profits. Profits are there now, but profitability is an issue because their asset efficiency is not there. चलिए, तो हमने सुन ली बाजार के दिग्गजों की राय। बाजार के दिग्गजों के ट्रेड भी सुन लेते हैं। बाजार के दिग्गज निवेशक जैसे राकेश झुंझुनवाला, डॉली खन्ना, आशीष कचोलिया किन सेक्टर में निवेश बढ़ा रहे हैं और किन सेक्टरों में उन्होंने निवेश घटाया है, पूरी डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। जी बिल्कुल, तो बहुत बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स की जो है लिस्ट है। सबसे पहले है बिग बुल राकेश झुंझुनवाला। आप देख सकते हैं मार्च के क्वार्टर में जो है जनवरी से मार्च में इस बेसिस पे जो सबसे ज़्यादा स्टेक कौन सी कंपनीज में बढ़ाए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जुबलिएंट फार्मोवा, कैनरा बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग जैसे कंपनीज में जो हिस्सेदारी बढ़ाई है। कहाँ पे हिस्सेदारी घटाई है ये भी देख लेते हैं, जहाँ पे TV 18 ब्रॉडकास्ट, कैनरा बैंक और आप कह सकते हैं एपटेक में जो है गिरावट देखने मिला है। अब जो है दूसरे इन्वेस्टर डॉली खन्ना के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे जो है उनकी जो होल्डिंग्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉन्डी ऑक्साइड, सांदूर मैंगनीज, गोवा कार्बन, ये सारे स्टॉक्स में जो है उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है। और जो डिक्रीज़ हुई है स्टेक में, उसमें आपके जो है लिस्ट में टालब्रोस ऑटोमोटिव, KCB, NCL इंडस्ट्रीज़ आए हैं। पहले अब हो गए हमारे दो दिग्गज इन्वेस्टर्स, और तीसरे दिग्गज और ब्लू व्हेल से जाने माने जो हस्ती हैं आशीष कचोलिया स्टॉक मार्केट के। यहाँ पे उनके 3 स्टॉक्स के बारे में मैं कहूँगा, CHD डेवलपर्स, क्रिएटिव, न्यूटेक और फिनियोटिक्स केमिकल। इन 3 में जो है नई हिस्सेदारी आई है और जो है आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1.8% से 5% स्टेक बढ़ा है। और बिकवाली में विष्णु केमिकल्स, मोल्टेक पैकेजिंग और आपके सोमानी होम इनोवेशन देखने मिले हैं। अब आखिरी जो इन्वेस्टर है मुकुल अग्रवाल, एस इन्वेस्टर, इनके पोर्टफोलियो में क्या मूवमेंट आया यहाँ पे आप देख सकते हैं। नई होल्डिंग आई है P एनालिटिक्स में, शंकरा बिल्डिंग में, थे जो इंजीनियरिंग में। हालांकि उन्होंने 2 कंपनी में अपनी स्टेक भी घटाई है, जो है आपके रेप्रो इंडिया और आखिर में जेट फ्रेट लॉजिस्टिक्स। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, हमारे साथ सारी जानकारी लेकर जुड़ने के लिए। अब बात करें टाटा स्टील की। टाटा स्टील के MD और CEO TNV नरेंद्रन ने कहा ये स्टील सेक्टर में काफ़ी उठा-पटक का दौर चल रहा है, लेकिन डिमांड सप्लाई के पहले के मुकाबले अब संतुलित होती दिखा रही है। टाटा स्टील के नतीजों के बाद TNV नरेंद्रन से खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने। आइए सुनते हैं उन्होंने स्टील सेक्टर की दशा और दिशा दोनों पर क्या बात करी। We are in a volatile space, that's so clear, right? Our input costs are fluctuating, inflation is an issue globally, interest rates are going up, we are a capital intensive industry. But having said that, I think structurally the industry is in a much better place than in the past. From a discipline point of view, there is very little excess capacity going around. It's becoming more a regional and a local trade issue. Exports out of China is no longer a threat. Ukraine and Russia were big exporters and they are no longer in the market. So for multiple reasons, the demand supply is far better balanced. The government focus on infrastructure spending across the world is there, which is good for steel demand. Even if this war, once it gets sorted out, there will be reconstruction. Europe is going to spend a lot more on defense than it did in the past. And there's a lot of investment happening in Europe and elsewhere on transforming into a greener future. So I think overall, I expect the steel industry to have a few good years ahead. And nowhere in the steel industry, apart from in India, is capacity being added significantly, unlike in the past when steel prices were high and a lot of capacity was added in China. So I think overall, we are in a much better place, and that will reflect in the numbers for the industry. Tata Steel is in a much better place as a company, and so that'll get reflected in the Tata Steel numbers as well. चलिए, और कमोडिटी मार्केट में क्या चल रहा है, पूरी अपडेट लेकर विश्वमोहन जुड़ रहे हैं। विश्वमोहन, बताएं क्या अपडेट है आज। देखिए, कमोडिटी मार्केट में क्रूड में आज काफ़ी तेज़ी है, 3 से 4% तक की मजबूती कच्चे तेल में दिख रही है। यूरोपियन यूनियन की तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि अगले 6 महीने में वो रूस से होने वाले क्रूड इंपोर्ट को पूरी तरह से फेज आउट कर देंगे। ये एक ऐसी खबर है जो बाजार में सप्लाई काफ़ी हद तक कम कर देगी। इस वजह से आज क्रूड कीमतों को सेंटिमेंटल एक सपोर्ट मिल रहा है। दूसरी तरफ चीन को लेकर हालांकि चिंता है, ग्लोबल ग्रोथ को भी लेकर चिंता है, लेकिन आज पूरी तरह से सप्लाई कम होने की चिंता यहाँ पर बनी हुई है, उससे कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर ये है कि फेड का आज फैसला आएगा ब्याज दरों को लेकर, लेकिन उससे भी ज़्यादा बाजार की नज़र इस पर है कि आगे पूरे साल
फेड के डिसीजंस क्या रहते हैं, रुख क्या रहेगा, क्या वो सख्त रुख बरकरार रखेगा। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये सोने चांदी के लिए निगेटिव खबर है और उसी चिंता में आज पूरे बुलियन मार्केट पर दबाव है और करीब करीब 2.5 महीने के निचले स्तर पर गोल्ड भी ट्रेड कर रहा है। $1870 के नीचे आ चुका है कॉमेक्स पर। MCX पर भी सोने चांदी में करीब करीब 200 से 300 रुपए की आज गिरावट दिख रही है। तो ये एक बड़ी खबर है जिस पर हमें नजर रखनी चाहिए। बेस मेटल्स की बात करें तो बेस मेटल्स पूरी रेंज में कारोबार कर रहा है। यहाँ पर चिंता ग्लोबल ग्रोथ को लेकर है। जिस तरह से चीन की रेटिंग लगातार कम हो रही है उसका यहाँ पर नुकसान हो रहा है और लग रहा है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में जिस तरह से कमी आई है उससे आने वाले समय में डिमांड और कम रह सकते हैं। तो बेस मेटल्स में गिरावट है, सोने चांदी में गिरावट है, लेकिन क्रूड में सप्लाई की दिक्कतों की वजह से यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। जी चलिए, पाम तेल की शॉर्टेज को दूर करने के लिए सरकार बड़े और प्रभावी उपायों पर विचार कर रही है। एक्सक्लूसिव खबर के साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता समीर दीक्षित। देश में खाद्य तेल की लगातार बढ़ती डिमांड साथ ही कीमतों पर काबू रखने के मकसद से सरकार जल्द ही राइस ब्रांड ऑयल के इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती को लेकर के ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक राइस ब्रांड ऑयल पर मौजूदा जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो फिलहाल 38% के आसपास है और इसको सरकार जबरदस्त तरीके से घटा करके 5% के आसपास तक ला सकती है और इसका औपचारिक ऐलान जल्द किया जा सकता है। इस एक कदम के जरिए सरकार का अनुमान है कि देश को तकरीबन 50 से 60 हजार टन राइस ब्रांड ऑयल अतिरिक्त मिल पाएगा, यानी कि बांग्लादेश, वियतनाम या दुबई से राइस ब्रांड ऑयल जो इंपोर्ट होगा वो भारी मात्रा में होगा और इसका बड़ा फायदा जो डिमांड भारत में लगातार बन रही है एडिबल ऑयल को लेकर के, साथ ही कीमतों में जो उछाल है इसको काफी हद तक काबू में रखा जा सकेगा। इसके अलावा जिस तरीके से हाल में इंडोनेशिया की सरकार ने अपने देश में जो पाम ऑयल है उसके एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगा रखा है, तो सूत्र ये इशारा कर रहे हैं कि 15 से 20 मई के बीच में इंडोनेशिया की सरकार अपने फैसले पर एक समीक्षा बैठक कर सकती है। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक इस समीक्षा बैठक में जो एक्सपोर्ट यानी कि पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाया गया है इसमें कुछ हद तक रियायत का ऐलान कर सकते हैं। लिहाजा मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए सरकार का अपना अनुमान है कि 25 मई या उसके आगे जाकर के देश में खाद्य तेल की कीमतों को लेकर के, साथ ही जो डिमांड लगातार बनी हुई है इसको काफी हद तक पूरा किया जा पाएगा, कीमतों को काबू रख पाएगी सरकार। इसके अलावा सरकार की जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि पाम ऑयल का एक ऑल्टरनेटिव या एक वैकल्पिक रास्ता वो जो रखना चाहती है उसमें राइस ब्रांड ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती करके सरकार उस विकल्प को भी आजमाने की कोशिश कर रही है। चलिए बात कर लेते हैं कोयले की। केंद्र सरकार पावर प्लांट्स के लिए कोयला संकट कम करने की लगातार कोशिश कर रही है। इस पर कोयला, पावर और रेलवे मंत्रालय की एक अहम बैठक भी हुई। इस पर एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित। देश में लगातार बिजली की बढ़ती मांग और या किल्लत से निपटने के लिए रेलवे ने अपनी तरफ से युद्ध स्तर पर तैयारी की है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने अपनी तरफ से जो रेक कोयला सप्लाई के लिए मुहैया कराना है इसको रिकॉर्ड हाई नंबर पे पहुंचा दिया है। रेक यानी कि वो डब्बा जिसके जरिए कोयला को कोल माइनिंग से पावर प्लांट तक के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाना है और फिलहाल रेलवे ने 800 नंबर से ज्यादा ये रेक मुहैया कराया है, यानी कि इसको डिप्लॉय कर दिया है। फिलहाल तकरीबन 450 रेक्स का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि इनको कोल माइनिंग से लेकर के पावर प्लांट्स तक के लिए अगर कोयला पहुंचाना है तो जो रेक की संख्या फिलहाल रेलवे इस्तेमाल कर रही है वो 450 है और हर रेक की क्षमता है कि वो 4000 टन कोयला को सप्लाई या ट्रांसपोर्ट कर सकता है। लेकिन रेलवे ने अपनी तरफ से इतनी बड़ी संख्या में रेक की उपलब्धता कराई है ताकि कल को अगर कोल माइनिंग बढ़ती है या जो कोयला है उसको भारी मात्रा में पावर प्लांट्स तक पहुंचाना है तो कम से कम रेक की अवेलेबिलिटी रहे, उसमें किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं हो। सूत्रों के मुताबिक यह भी पता चला है कि कल ही सेक्रेटरी कोल, सेक्रेटरी पावर और सेक्रेटरी रेलवे मिनिस्ट्री की एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें रेलवे मंत्रालय से इस बात की अपील की गई थी कि वो अपनी तरफ से ये जो रेक हैं यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के नजरिए से पूरी तैयारी करके रखे और उसी के लिए रेलवे ने अपनी तरफ से ये एक रिकॉर्ड हाई नंबर रेक की उपलब्धता के तौर पर की है। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चला है कि रेलवे मंत्रालय लगातार ये खाका तैयार कर रहा है कि ये जो स्पेशल पाथ बनाए जाएंगे यानी कि जो कोयले के रेक को ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल में लाना है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत ना आए, अड़चन ना आए। लिहाजा मेल पैसेंजर ट्रेन या एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेन के फेरों को कम करना है या कैंसिल करना है, उस विकल्प को भी रेलवे ने खुला रखा है
और फेरों को कम करने या ट्रेन कैंसिल करके कोशिश यही होगी कि ये जो रेक है जिसमें कोयला लदा है इसको जल्द ही पावर प्लांट तक पहुंचाया जाए। और इसके जरिए रेलवे मंत्रालय की कोशिश यही है कि जो मौजूदा बिजली की किल्लत या डिमांड में लगातार इजाफा हो रहा है इसको पूरा करने में वो तीनों मंत्रालयों के साथ सहयोग कर पाए और इस पूरी परिस्थिति पर जल्द ही काबू पाया जा सके। चलिए स्वदेश खबर में अभी के लिए इतना ही, लेकिन इतना स्वदेश देखते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखना है।